अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और इस हवाले से काफ़ी हमने देखा कि जो सर्वे में कहा गया है काफ़ी मौजूदा हुकूमत के लिए परेशान कुन है। अगर तमाम तरह जो तफसीलात हैं वो अगर मैं आपके सामने रखूँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसके सर्वे के मुताबिक ये कहा गया है कि मुल्क के अंदर जो करप्शन का जो पैमाना है वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। और अगर हम बात करें कि नेशनल करप्शन इस सर्वे के मुताबिक 2021 के मुताबिक मुल्क में पुलिस करप्ट तरीन इदारा रहा है और अदलिया का बदकिस्मती से तमाम सर्वे के अंदर दूसरा नंबर आया है। ये हर इदारे के हवाले से सर्वे किया गया है और इदाद शुमार भी जारी किए गए हैं कि इस मुल्क के अंदर महंगाई कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई, इदारों के हवाले से, उनकी कारकर्दगी के हवाले से और उनकी जो करप्शन है उसके अंदर, उस हवाले से भी काफ़ी तल्ख जो है वो सर्वे हमारे सामने इदाद शुमार वो आए हैं। तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल पेशावर का भी दौरा किया है, जिसके अंदर उन्होंने एक बड़े मुल्कगीर एक समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम का इनेकाद भी किया है, जिसके तहत उन्होंने बाकायदा लोगों के अंदर कार्ड्स भी जारी किए हैं। इस हवाले से हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्त तंबीह जारी की गई थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कि आपने पेशावर का दौरा नहीं करना है, क्योंकि 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं KP के अंदर। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मना किया गया था, मगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हमेशा इदारों की बालादस्ती की बात करते हैं, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। तो इस हवाले से हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात जो है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यकसर नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि माशरे के अंदर जो बढ़ती हुई एक अदम बर्दाश्त है, हर कोई मज़हब की एक कोई अपने तय जो है वो डेफिनेशन करता हुआ हमें नज़र आता है, हर कोई अपनी ही राह लेता हुआ नज़र आता है, मगर दीन क्या कहता है, दीन की तालीमात क्या कहती हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और कल हमने देखा कि भारत के अंदर काफ़ी एक जो बड़ा जो सानहा है वो हुआ है आज, चाहे वो मुल्की अखबार हो या बैनुल अक़वामी अखबारें हो, तमाम की सुर्खियाँ भी वही जो सानहा है वो बना हुआ है। उस हवाले से हमने देखा कि भारत आर्मी की जो चीफ ऑफ डिफेंस से बिपिन रावत, वो एक हेलीकॉप्टर के अंदर, उनका जो हेलीकॉप्टर है वो अभी फ़िलहाल जो वजूहात है वो तो सामने नहीं आ सकी, मगर नामालूम वजूहात के बिना के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया, जिसके अंदर 11 अफराद, ये बताया जा रहा है कि उनकी हलाकत की तस्दीक हो चुकी है और मैयतों की जो शनाख्त है उसको DNA के ज़रिए, DNA टेस्ट के ज़रिए किया जाएगा। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे क्योंकि इस हवाले से हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ अफवाहों की जो है वो भी गर्दिश कर रही हैं इसी वाक़े को लेकर। तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और हमें तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार है चौधरी खादिम अली मांडला साहब। मांडला साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मांडला साहब, सबसे पहले इब्तिदा कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से, और हमने देखा कि करप्शन इस सर्वे के मुताबिक बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर, और जबकि होना तो ये चाहिए था कि कम हो, क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत है उसका जो बयानिया था वो करप्शन के ख़ात्मे का था। महंगाई के हवाले से भी हमने देखा कि इदाद-ओ-शुमार काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 92% यानी साबिका हुकूमतों से भी ज़्यादा, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदवार से भी ज़्यादा महंगाई इस मौजूदा हुकूमत में आई है। एक एक करके बात करेंगे इदारों के हवाले से भी, लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल है करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से और महंगाई के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रज़ा। देखिए, बड़ी क्लियर बात है कि जब ये हुकूमत आई तो हुकूमत ने आने से पहले जो भी अपनी कैंपेन थी, हर जलसे में, जुलूस में, तकरीरों में, आज तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जो कहते हैं, अवाम को बताते हैं, वही कुछ जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में भी वही कुछ आया है। सही, इमरान खान भी हमारे यही कहते हैं कि करप्शन बहुत है, करप्शन ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। तो मेरा ख्याल कोई बात, कोई चीज़ इसमें गलत तो नहीं। बाकी ये है कि हुकूमत की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हुकूमत, देखो ना, पुलिस है तो पुलिस को इमरान खान ने तो भर्ती नहीं की। ये आज से तो करप्ट नहीं है ना, ये तो कई दहाइयों से करप्शन इनके जिस्मों के अंदर सरात कर चुकी है और इसमें कोई शक नहीं। एक एक अदारे पे जिस के ऊपर भी देखो, हम बातें तो बड़ी करते हैं, रियासत मदीना, ये जी आका अलैहिस्सलाम की नमूस के ऊपर भी बातें करते हैं कि ये भी तो आका अलैहिस्सलाम की हदीस है ना कि अल राशी वल मुर्तशी किलाहुम्मा फिन्नार, के रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। तो मेरा ख्याल है कि जब इस हदीस की खिलाफ वर्जी करते हैं जो लोग, जो रिश्वत देते हैं और लेते हैं, तो उस वक़्त आका अलैहिस्सलाम की जो हुर्मत है
उसकी पमाली नहीं हो रही होती? दिन रात बड़े बड़े अवानों में बैठे, बड़े बड़े अदारों में बैठे, तो उस वक्त इनकी गैरत कहां चली जाती है कि हर एक बात के ऊपर अगर अदलिया की बात करते हैं तो आज तो वो दूसरे नंबर पे आई। तो दुनिया में जो पहले रिपोर्टें आई हैं कि 130 ममालिक में से 126 नंबर के ऊपर है, तो ये तो पुरानी रिपोर्टें आ रही हैं कि इसमें तो शक वाली बात ही कोई नहीं। एक एक अदारे के ऊपर, यानी कि सबसे जो अहमियत वाला अदारा है वो अदलिया है किसी मुल्क की भी, कि अल्लाह सुब्हाना ताला के बाद अगर सर जमीन के ऊपर किसी को ताकत दी है तो अल्लाह पाक कुरान में क्या फरमाते हैं कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan, कि अल्लाह पाक आपको अदल का जो है वो हुक्म देता कि जब अदल होता है तो तमाम चीजें जो है वो अपनी जगह के ऊपर रहती हैं। अगर अदलिया जैसे मुल्क की बेहतर हो जाए, ये हम वो चर्चिल की मिसालें भी देते हैं कि जब वहां हुआ तो उसने क्या कहा कि क्या मेरी अदालतों में इंसाफ हो रहा है? अगर अदालतों में इंसाफ हो तो मुल्क के तमाम दारे जो है वो अपने अंदर रहकर काम करते हैं। लेकिन जब अदल खत्म हो जाए, ना इंसाफी शुरू हो जाए, तो फिर पुलिस भी करप्ट होगी, फिर तो सारे अदारे जो है ना आपको सर ये बातें आपकी सारी ठीक हैं, ये जितनी भी बातें जो आपने की हैं कि इदारों के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत तो इस्लाहात का नारा लेकर आई थी ना, चौथे साल में दाखिल हो चुकी है, 3 साल गुजर चुके, तो फिर कोई एक इदारा तो बताएं कि हमने इसके अंदर इस्लाहात की थी, ये रिजल्ट है। देखिए बात यह कि इस्लाहात नहीं कर सकता। मैंने बताया कि ये जो जमहूरियत है ये करप्शन का नाम है, ये ब्लैक मेलिंग का नाम है, ये लेने देने का नाम है, मुल्क को लूटने का नाम है। उसकी वजह कि ये जब इलेक्शन में जब इक्तदारों में आते हैं तो अपना आप लुटा कर आते हैं, पैसा लगा कर आते हैं, तो ये कैसे इस निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं? ये वसीदा निज़ाम के अंदर बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। आपने देखा कि इमरान खान की तकरीरों में तो बड़ा चार्म है, वो नजर आता है कि भाई ये अगर तकरीरों के मुताबिक अगर इम्प्लीमेंट हो जाए मुल्क में तो मुल्क तो आपका मैं कह लूँ सोने की चिड़िया बन जाए। तो बातें तो होती हैं, लेकिन झूठ का हर बात के ऊपर झूठ, मतलब कि हुक्मरान क्या, अदारे क्या, मतलब पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं कि जो भी उस ऐवान में खड़ा होता है ऐसे उठकर पेपर पढ़ेगा, रियासत मदीना की जो है वो तारीफें करेगा। लेकिन क्या है कि झूठ के ऊपर तो अल्लाह ने लानत भेजी, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, कि अल्लाह ताला ने झूठों पे खुदा की लानत। तो जिन पे खुदा की लानत पड़ जाए, मुझे बताएं कि कोई एक बात साची मुझे बताए किसी की, वो पहलू का देख लेना आप। वो जो मफरूर आजम बाहर है तो असम्बली में खड़ा होकर क्या कहता था, जनाब ये है हमारे वो जराए जिनसे हमने वो फ्लैट खरीदे। किधर के जराए भाई? बैच शहबाज शरीफ 25 अरब डॉलर की मनी ट्रेल कहाँ भाई? तो बोलने को क्या बोलेगा, दिल्ली की करप्शन नहीं की है। वो उनकी लड़की वो मरियम क्या कहती कि जनाब मेरी बरूने मुल्क तो क्या मेरी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, तो कहां से निकल के आ रही हैं? बेटे मफरूर पूरा खानदान, आसफ जरदारी देखो, वो लाचू में पैसे, पापड़ कौन फलूदा को। जब हुक्मरान आप मुल्क के झूठ बोलेंगे, मुल्क को लूटेंगे, तो मुझे बताएं कि वहां ये जितनी भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्टें आएंगी करप्शन के ऊपर, तो क्या वो तमगे देगी इनको? महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आवाम तो ये कह रही है कि साबिका अदवार से ज्यादा महंगाई हुई है, और गवर्नेंस के हवाले से काफी सवाल नहीं तो ज्यादा होगी ना, कैसे नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? 92%, लेकिन उसकी वजह भी अवाम ही कहते हैं गवर्नेंस में मसला है, पॉलिसी में मसला है। गवर्नेंस किसने करनी है? गवर्नेंस किसने करनी है? पुलिस ने करनी है, पुलिस ने करनी है। गवर्नेंस पुलिस हिदायत तो यही देंगे ना, इन्हीं की मॉनिटरिंग सेल बनेंगे। एसीडीसी करते हैं वो गवर्नेंस जो पॉलिसी नहीं। क्या इमरान खान खुद हाथ खड़िए लेके जाए मिनिस्टर जाके, ओ भाई दारे करते हैं दारू की। कहा तो यही जाता था ना, ऊपर ठीक होगा तो नीचे भी ठीक हो जाएगा। अदारा आपका पुलिस जिसका 24 घंटे अवाम के साथ इलेक्शन, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, सही पैसे के बगैर को पर्चा करने को तैयार नहीं है, आईओ को पैसे इनके। आप ये सिर्फ ये एसएचओ लेवल की मैं बात करता हूं, ऊपर तो छोड़ दो। ऊपर तो माशाल्लाह सबको पता है कि इनकी औकातें क्या थी और आने के बाद इनकी औकातें क्या हो जाती कि इनकी आप असासे देखे और इनकी तरह देखे। भाई एक दिन का काम है ना कि भाई इधर आ जाओ, कितनी तरह तुम्हारी क्या करते हो, कहां से बच्चे किधर पढ़ते हैं, क्या करते हैं? भाई करना किसने है? क्योंकि जो करने वाले हैं वो खुद बेनिफिशियरी है, खुद इन्वॉल्व है इन चीजों में। तमाम जितने भी मेगा स्कैंडल पाकिस्तान में आते हैं उनके पीछे कौन होता है?
या कोई ब्यूरोक्रेट या कोई जज या जर्नल या कोई सियासतदान, वो इसके गरीब आदमी का क्या काम है? तो जिन्होंने एहतसाब करना है वो खुद इस जो है ना वो हम में नंगे हैं जब सारे, तो कोई नहीं होगा। केपी पुलिस के हवाले से हमने देखा कि खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बड़ा क्रेडिट भी लेते रहे हैं और फिर ये भी कई बार कहते रहे हैं कि हम जो केपी पुलिस में हम जो मॉडल लेकर आए हैं, इस्लाहात लेकर आए हैं, वो हम पंजाब पुलिस में भी लेकर आए हैं। तो फिर वो क्यों नहीं लेकर आए? फिर जो दीगर कोई बेहतरी नहीं, बात सुनो, फिर वो केपी पुलिस शुरू से बेहतर है। फिर वो जो दावे, ओ भाई इनका कोई कमाल नहीं, शुरू से वहां अच्छा। निजाम हो रहा है। हाँ, यहां सिंध और पंजाब की बात हो रहा है, ये पुलिस स्टेट है दोनों सूबे। एक एक FIR के ऊपर आप सारे धंधे कराते हो। इलेक्शन जो है ये दोनों पार्टियां जो नून और PP थी, ये क्या है कि आज भी जो है ना वैश्य पुलिस की वजह से, एक FIR की वजह से पूरे पूरे खानदानों को सामने बादल तो ना आपके सामने। मुझे बताएं क्या अदारों की आंखों में मिट्टी पड़ी हुई है कि गोलियां मारने वाले सामने हैं, अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, पाहेज हैं, और बताओ आकर कि कौन सी ताकत आपको मजबूर कर रही है कि फैसले ना करो? वही ताकत जिन्होंने इनकी ऑडियो और वीडियो बना के रखी हुई है। कैसे बोल सकते हैं? जिन्होंने एहतसाब करने, किसी की ऑडियो आ जाती है, किसी की वीडियो आ जाती है, कोई चुम्मी चाटी कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, तो मुझे बताओ ये कैसे एहतसाब होंगे? एहतसाब करना है, इनसे एहतसाब लोगे आप लोग? अभी सब अदारे डर रहे हैं, सब क्यों डर रहे हैं? उनको पता भाई वहां पता नहीं किसने हमारी वीडियो बनाई हो, किसने हमारी ऑडियो करतूत तो सबको पता है नहीं कि करते क्या क्या ये वसब इनके क्या, पूरे मुल्क को नहीं पता ये क्या क्या करते हैं। पूरे जी आप फीसरों की आप हालत देख लो, पुलिस वालों की, ये अंदर बैठा जी DPO, बात दुनिया लाने लगी, साहब मीटिंग कर रहा है। मीटिंग क्या कर रहे होते हैं? ये DCO की हालत देखे, कोई भी सरकारी अफसर है उसकी हालत देख ले। तो जब पूछना ही किसी ने नहीं, उसकी वजह यह है कि ये जो 1985 के बाद जर्नल ज़िया ने क्या काम किया कि ये EC और DC और DPO जो है ना मतहत कर दिए कि इनके सियासतदानों में, सही सियासतदानों में बात सुननी छोड़ दी। उन्होंने बोला भाई हमारी मर्जी से पर्चा काटो, हमारी मर्जी से पर्चा बंद करो, बंदे छोड़ो, बंदे पकड़ो, बस इसी पे सियासत है। कराची में आपने देखा नहीं, एक एक दिन में 40 बंदे, 50 बंदे, 60 बंदे, 100 तक डेली फिगर पहुंच जाता था। ये सारी अदालतें भी वहां थी, रेंजर भी वहां थी, फौज भी वहां थी, पुलिस भी वहां थी, AC DC सारे वहां थे। तनख्वाहें तो सबको मिल रही होती है ना। अगर किसी को टारगेट के साथ, या हुकूमत हो या कोई आने वाली हुकूमत, भी तो क्या करना है, कोई भी टारगेट के साथ किसी भी पोस्टिंग की जो है उसको टारगेट दे के जनाब ये ऐसे जो लगा रहे हो, इस इलाके में इतने जराइम, आज के बाद जराइम ना हो, अगर जराइम हुआ तो साहब आप नहीं दे रहे। वो अंग्रेज के दौर में ये नहरी निज़ाम में शगाफ पड़ गया, शगाफ पड़ गया तो जमीनें पानी से जो है वो खराब होगी, फसलें लोगों की। वो उन्होंने बुला लिया अफसर ने, भाई इधर वो कौन सा दरोगा बेलदार कौन है, और बुलाया, उसने बोला कि जनाब चूहे जो है ना उन्होंने वो लगा के ना सुरंग बीच से, तो वो इसलिए जो है ना शगाफ पड़ा। तो उन्होंने पता क्या कहा कि इस जमीनों की फसलों का हिसाब लगाओ और जितना नुकसान हुआ है तेरी तनख्वाह से काटा जाएगा, इंशाल्लाह आइंदा जो है ना कभी भी वहां चूहा शगाफ नहीं डालेगा। तो जहां मुझे बताओ करप्शन के ऊपर किसी को सजा होती है कि कौन इधर SHO है, कौन DSP है, कौन DPO है? भाई इनको पकड़ो क्यों होती? जब आप पूछोगे नहीं, जब मुझे बताओ ना कि अगर नाइंसाफी होती है तो जजों से पूछा जाए, जब आप गलत रिपोर्टिंग करते हैं तो साफियों से पूछा जाए। हर बंदे को जो है ना उस कटेरे में जब खड़ा होना है, अदल होगा, इंसाफ होगा, दुनिया कांपेगी। जब आप अदल नहीं करेंगे, अदल का आपके सामने हाल है। शोबा सेहत इस सर्वे के मुताबिक चौथे नंबर पर आया करप्शन में, जिसका काम है लोगों की जान को तहफ़्फ़ुज़ देना, करप्शन सहूलियात के देना। बगैर मुझे बताएं, कोई पोस्टिंग नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, आपने कोई MS लगाना है, कोई डॉक्टर लगाना है, कोई किधर लगाना, सारे दम क्यों तबाही हुई है अस्पतालों की। ये दो बेसिक काम होते हैं किसी भी हुकूमत के, किसी भी रियासत के, एजुकेशन और हेल्थ, और दोनों का बेड़ा गर्क। क्यों? इसलिए कि इनको बाई डिजाइन तबाह किया। कोई बेहतरी नहीं आई, मौजूदा हुकूमत में भी नहीं। इसलिए मौजूदा हुकूमत तो वैसे जान चढ़ाई ना, उनको समझ लग गई कि ये अदारे बेहतर होने वाले नहीं है। उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया कि इस माफिया जो है ना अस्पतालों का, इससे जान चढ़, सारी दवाइयाँ थर्ड क्लास दवाइयाँ होती। मुझे याद है कि नून लीग के दौर में मैं उधर सियालकोट गया तो हमारे अस्पताल में मैं एक डॉक्टर सही, उसको मैं
मिला तो उस रोने लगी मेरे आगे। उसने कहा कि जो दवाइयाँ को हुकूमत मुझे कह रही है खरीदो टेंडर के जरिए, वो दवाई मैं जिंदगी में खुद नहीं खा सकती, उसमें असर ही कोई। यानी कि बाई फोर्स सियासतदान कंपनियों को अलाट करते हैं, फलां कंपनी की दवा लो, फलां की लो, क्योंकि पीछे कमीशन, ठेका, किकबैक्स, यही। मुझे बताओ, ये मेडिसिन का सबको पता नहीं कि दवाइयों में 50%, 40%, 70%, 80% तक जो है ना वो कमीशन है, और 20% में क्या वो मट्टी आके देंगे नवाम को? शफा कैसे होगी? आराम कैसे आएगा? स्टंट पीछे सुप्रीम कोर्ट ने आपके सामने जब खोला, वो जज था कौन, चीफ जस्टिस था कब सारी था मेरा ख्याल, तो उसने खोला, पता लगा कि स्टंट जो बढ़ता है दिल का वो पता नहीं कितना महंगा कर दिया है। वो फिर उनके रेट निकाले। तो यार इतना जुल्म। और आपने देखा कि ये दोनों सेक्टर जो है ना गवर्नमेंट के तबाह हुए, और ये दोनों सेक्टरों में प्राइवेट लोगों ने तरक्की की और आसमानों तक पहुंची। जिसका एक प्राइवेट स्कूल था उसने 5-7 कॉलेज पूरे पूरे मुल्क में ऐसे उन्होंने शाखें बिछा ली। मान लेते हैं गरीब आदमी का पढ़ना मुश्किल है। फिर हेल्थ का ही यही हाल है। हेल्थ में आप देखें अस्पताल, सही, एक एक बंदा जाके किसी प्राइवेट अस्पताल में खड़ा तो ऐसा हुकूमत ने तो मेरा ख्याल जान छुड़ाई कि ना तो उन्होंने सुधरना है, इसलिए गरीबों को दे दो एक मारला एक साहब, कार्ड। जहां यहीं से गुफ्तगू का आगाज भी करेंगे। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से। तमाम इदारों के हवाले से हमने देखा है कि चाहे वो इदारा तालीम का हो, सेहत का हो, या लोकल गवर्नमेंट का हो, या फिर महंगाई के हवाले से हमने गवर्नेंस के अमूर के हवाले से भी देखा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो सर्वे आया है उस हवाले से काफ़ी सवालात खड़े हो गए हैं। मौजूदा हुकूमत जो कि हमें इस्लाहात के हवाले से एक बड़ा मंशूर था, महंगाई के ख़ात्मे के हवाले से बातें भी होती रहीं। तो इस हवाले से कल भी हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जारी की कि मैंने कोई वादा नहीं किया था कि मुल्क में पेरिस बना दूंगा, या फिर कोई और ऐसी कोई जो है वो उन्होंने तशबीह दी थी कि मैं मुल्क को इस हवाले से बना दूंगा। महंगाई है, आलमी सतह के ऊपर एतराफ़ करते हैं, इक़दामात कर रहे हैं। मारला साहब, वज़ीर-ए-आज़म बार बार इस चीज़ के ऊपर तो एतराफ़ तो कर लेते हैं कि हम इस चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं कि महंगाई है, आलमी सतह के ऊपर भी है, और फिर ये भी कह दिया कि मैंने कोई वादा नहीं किया था कि इसको एशियन टाइगर बना दूंगा इस खित्ते को, या फिर पेरिस बना दूंगा। तो फिर ये कौन बातें करता रहा था कि कनाडा की मिसाल ले लीजिए, बरतानिया की मिसाल ले लीजिए, फ़लाँ की वज़ीर-ए-आज़म को देख लीजिए वो साइकिल पर जाता है, तो ये तशबीहात नहीं थी, तो फिर ये क्या था? देखिए बात ये है कि रज़ा, जब कल प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि मैंने ये वादा नहीं किया कि मैं एशियन टाइगर बना दूंगा या मैं पेरिस बना दूंगा, सही, मैंने जब भी बात की मैंने मदीने की रियासत की बात की, इस्लामी और फलाही रियासत की बात की। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस्लामी और फलाही रियासत के ऊपर ही हम कायम हो जाए, तो मैंने अगले दिन भी कहा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने किसी भी इस्लामी स्टेट के लिए, इस्लामी मुल्क के लिए एक प्रॉपर मैनिफेस्टो, एक मंशूर जो है ना कुरान पाक में दिया हुआ है। कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नहुम फिल अर्द अकामुस सलाता व आतुज़ ज़काता व अमरु बिल मारूफी व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल अमूर। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर आपको ज़मीन के ऊपर हुक्मरानी दी जाए, सल्तनत का इख्तियार दिया जाए, सही, तो आप क्या काम करेंगे? सबसे पहला काम अकामुस सलात, कि आप नमाज कायम करेंगे, व आतुज़ ज़कात, और ज़कात का निज़ाम जो है वो कायम करेंगे। तीसरा काम व अमरु बिल मारूफ, अच्छाई का हुक्म देंगे, और चौथा काम जो है वो नही अनिल मुनकर, कि आप बुराई से रोकेंगे। आप पहले काम के ऊपर चले जाएं कि आप सोमो सलात की कितनी पाबंदी मुल्क। अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस्लामी फलाई रियासत का दावा करते हैं तो आज से ही हमारी दरख्वास्त माने और मुल्क में सोमो सलात की पाबंदी। हमने तो देखा कि यहाँ कितने भी होते हैं फंक्शन, मगरब के वक्त प्राइम मिनिस्टर मौजूद हो, प्रेसिडेंट हो या दूसरे मिनिस्टर, यानी कि लगातार हजारों का मजमा लेके मगरब इशा सारी नमाजें बीच में आ जाती हैं। ना कोई वक्फा नमाज है, ना कोई अजान पीटीवी के ऊपर प्रॉपर होती है। मुझे बताएं कि पहले इस्लामी रियासत की जो बुनियादी काम है, पहला काम जो है, क्योंकि नमाज जो है वो क्या है कि बुराई से बचाती है। यह हदीस अलैहिस्सलाम, भाई आप उस तरफ अवाम को लगाएं ताकि अल्लाह के हजूर सरबे सजूद हों लोग,
अल्लाह के आगे झुकें, अल्लाह का खौफ दिलों में पैदा हो। आपका काम है कि ये निज़ाम ऐसा जो है ना वसी करना, उसके ऊपर अमल करवाना कि लोग जो है ना अल्लाह की तरफ रजू करें। जब अल्लाह की तरफ रजू करेंगे तो फिर तमाम बुराइयाँ, ये हम करप्शन सारा ये कत्लो गारत, जब खौफे खुदा दिल में पड़ जाएगा, जब अल्लाह के घरों में लोग जाएंगे, तौबा तौस करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा आसानी होगी। तो ये बातों से तो रियासत मदीना नहीं बनेगी ना। रियासत मदीना के क्या थे कि आप सच बोलो, इन्नल्लाह मअस-सादिकीन, कि अल्लाह सुब्हाना ताला सच्चों के साथ है। तो यहां कितना सच बोला जाता है। आप पूरे मुल्क का हयाता करें कि मुझे बताएं कि अदालतों में केस लगते हैं, एक मदई है वो भी जाता है, वकील ने फंदा कागजों का रखा होता है, वो कहते हैं पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि जो इसमें लिखा है वो सच है, तो क्या वो सच होता है? और दूसरा आता है वो भी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें जो लिखा है वो सच है। जब दिन रात आप कलमा कुरान के ऊपर हाथ रख रख के हलफ उठा उठा के कहते हो कि जनाब ये सच है, और एक पार्टी तो झूठी होगी ना, दोनों तो सच्ची नहीं हो सकती। तो मुझे बताएं कि जब इन लोगों के अंदर ये खौफे खुदा नहीं जाएगा तो ये वैसे तो बात नहीं आएगी, क्योंकि अदालतों का तो आलमा आपने देख लिया कि 130 से 126वें नंबर पे है। करप्शन रिपोर्ट के मुताबिक दूसरा बड़ा अदारा, तो यहाँ जी सजाएं तो नहीं मिलनी, पहले भी नहीं मिली। अगर मिलनी होती तो सरेआम कत्ल थाने मॉडल टाउन के हुए, इनको मिल जाती, सानिया साहिवाल को मिल जाती, सानिया बल्दिया टाउन कराची 250 बंदा चल गया, उनको मिल गई होती। 12 मई जब इफ्तिखार चौधरी वहां गया तो कितने अफराद को मारा गया, वकला को जलाया गया, उनको मिल जाती। अगर सजाएं मिलनी होती तो कराची में रोजाना 40, 50, 60, 70 बंदूक का मर्डर होता था, टारगेट किलिंग होती थी, उनको मिल जाती। यहाँ सजा तो है ही नहीं। तो अभी इनके ऊपर अगर इस्लामी सानिया बल्दिया के ऊपर जो जिम्मेदारान थे उन्हीं में से एक फर्द आज वजीर कानून भी है, वफाकी। मैं बता रहा हूँ कि आप छोड़ देने वो कौन कौन किधर है। ये बाहर असेंबली में जो बैठे हैं वो कैबिनेट की बात कर लें, लिस्टें निकाले, पता करें कि ये क्या क्या थे। आज भी मैं कुछ नैब को मतलूब है, कुछ FIA को मतलूब है, क्या करे बंदा। लेकिन अदल अदल भाई अदल करें। ये दुनिया भर देखो ना, आप 130 से 126वें नंबर पे, करप्शन में दूसरे नंबर पे, और मराद लेने में टॉप 10 जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उनमें शुमार है हमारी अदलिया का। खुदा का खौफ करें इस गरीब मुल्क के ऊपर, मकरूज मुल्क के ऊपर, और सूद के ऊपर आपको पैसा लेकर कर्जा मिलती है सब अदारों को। इदारों की बालादस्ती की अगर हम बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव को चाहिए कि पहले वो खुद कानून के ऊपर अमल करें। हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मना किया कि आप ये दौरा ना करें KP में, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं और आपका ये दौरा असरअंदाज होगा, क्योंकि प्रोग्राम का इनेकाद भी करना था। अब इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, वो मना कर रहा है इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म दौरा कर रहे हैं। और फिर वफाकी वज़रा और जो वफाकी वज़ारी इत्तलात हैं, तमाम जो वजारतें हैं, वो अपने तय तो जिहाद भी पेश कर रही हैं। मगर फिर कैसे एक आम बंदा कैसे अमल करेगा जब वो देखेगा कि मेरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म एक आइनी इदारे की बात नहीं मान रहा, तो फिर मैं क्यों मानूं, मैं भी सिग्नल तोड़ूंगा। जितने आइनी इदारे होते हैं रजा साहब, उनके पास ताकत होती है, पावर होती है, वो अपनी ताकत को मनाते हैं। यहां क्या देखते हैं, 5-5 साल फैसले नहीं है। जिन नोटिस ले लिया हमने भाई, अगले दिन वो गड्ढा पर वो वकील वो क्या रहा था जो वजीरन का, जनाब मेरा भाई जो है वो उधर बल्दिया का मिनिस्टर है, कोई जनाब वो फंडिंग किसने देनी है उधर को जाके तो देखे तो सोए हुए। ये जब कश्मीर में गए हैं तो फिर क्या बयान देते थे भाई, जब एक एक हल्के में, पिछली हुकूमतों का भी यही हिसाब, करोड़ रुपया जो है वो इलाकों हल्कों में जो है वो वहाँ वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैसा ही हाल है, लेकिन मौजूदा दौर के लोगों को उम्मीद से आए थे, आप उम्मीद दिला कर आए थे, वादे मंजूर करके आए थे। अगर आपने भी वही करना था फिर आपने क्या फर्क है? ये गलत, लोगों का ज़हन ही गलत है। अच्छा, इमरान खान उसी निज़ाम के ऊपर चढ़ के आया। सही भाई वही लोग जिनके लिए ये कहता था, ये शेख रशीद के लिए क्या कहते थे, जनाब ये शेख रशीद इसको कोई चौकीदार ना रखे, ये कहते थे ना, साथ बैठा हुआ। चौधरियों के लिए क्या कहता, पंजाब के सबसे बड़े डाकू बैठाए हुए साथ, हर बात उनकी मानने को तैयार है। ये MQM के लिए क्या कहते थे, दहशतगर्द जमात, दहशतगर्द साथ बैठ। मुझे ये बताएं
कि जब ये इसने इलेक्टेबल लिए अपने मंशूर से तो उसी दिन हट गया और वही कोई फरदौस ले ली कब्बा परवान को फलाना ढिमका उधर से पकड़ पकड़ के लाभ ले आओ। तो कोई ये रियासत मदीना पुराने मिस्त्रियों के साथ बन रही है, तो इसमें आप तवक्को ना करें। उसकी वजह ये है कि इसने 22 साल स्ट्रगल की है, लोगों ने पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट की है, फाइनेंसिंग की है, तो क्या वो पूरा नहीं करेंगे? क्या ये बनी गाला जो है ये मामबरी की दरगाह थी कि लोग चढ़ावे चढ़ाते रहे हैं, जहाज देते रहे हैं, गाड़ियां देते रहे हैं, बेजी मनारे पाकिस्तान जलसा भर दो, फलानी का भर दो, 126 दिन का धरा। पुराने मिस्त्री हैं, तजर्बाकार है, हमारा तो अच्छी बन जाएगी, आपको तहफुजात नहीं बनेगी? वैसी ही बनेगी जैसे पहले बनाते रहे हैं वो। अच्छा, वैसी है ना भाई। ये अभी पता नहीं को जबल कौन सा उधर वो BRT और फलाना फलाना वो खोले स्टे क्यों ले लेंगे? जब स्टे फिर आगे चेयरमैन नैब वो भी उसकी अपनी वो ऑडियो वीडियो के चक्कर में फंसा हुआ, क्या करे? मुझे बताएं ना कि अगर इनके ऊपर एक 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके सारा कोई रिकवर हो जाता, एक एक बंदे की चीखें निकले कि माल लूट के बाहर ले गए, जो बड़े विक्ट्री निशान बनाते हैं, हमें साबित कुछ नहीं हुआ। वो गरीब आदमी जब उसका थाने में छतरौल होती है उसका तो 5 मिनट लगते हैं साबित होता है। तो इनको जनाब थाने में जाते इसी एयर कंडीशन सैल्यूट घर से खाने डॉक्टर घर से, तो इनका साबित होगी मुल्क का लूट के ले गए। और ये सारी क्लास है, ये खुद बेनिफिशरी थे, फैसिलिटेटर होते हैं ये इदारे। तो जब खुद अपने हाथों से उनका सारा काम किया होता है तो फिर कैसे उनका एहतसाब करेंगे, कैसे उनको बंद करेंगे, कैसे उनके ऊपर छतरो जब छतरोल करते कहते अच्छा ठहर जाते रही, निकालते हैं ऑडियो वीडियो। वो बेचारा आजकल तो ऑडियो वीडियो को डर है ना कि भाई ले आओ, अभी ले आओ तो चल अभी उसकी अपनी टांगें खड़कनी शुरू हो जाती हैं। तो देखा नहीं वो जज जो मर गया, क्या नाम अरशद, ऐसी चीजों की तहकीकात होनी चाहिए। नहीं उसको मदीने में पहुंच गया जज, मदीने में कभी रायविंड में वो पीछे वीडियो की ताकत थी ना कि आप नचो हमारी मर्जी से, नाचो जैसे नचाते, एक बंदे की वीडियो बना लो, नाचता रहता बेचारा, क्या करेगा? तो मुझे बताएं कि ये इल्ज़ाम ओपोजिशन चेयरमैन नायब के हवाले से भी बनाते हैं कि उनकी भी एक वीडियो आई और कंप्रोमाइज़ होगी, इसीलिए हुकूमत के खिलाफ केसेस नहीं खुलते। तो वीडियो वाले तो माशाल्लाह से अगर देखें दोनों तबकात ही हमारे ऐसे ही, हुकूमत ऑडियो वीडियो के ऊपर ही रहना ना, जिसने ज्यादा किसी की बना ली वो उतनी ठाठ करेगा। है सब झूठों की पन्ने, झूठ सच तो बोलना नहीं किसी ने। मुल्क को तो समझ लग गई कि गरीब आदमी गरीब से गरीब तर हो गया और ये अमीर से अमीर तर हो गए, ये गरीबों के नारे लगाने वाले सारे। और इनकी तरह मैंने कई दफा कहा कि अभी आपका मुल्क टोटल कर्जे पे सूद पे चल रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर इतना ही आकर बता दो यार, रियासत मदीना फलाई रियासत, वो कहो कि सूद हराम है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूद को अपने साथ लाने जंग करार दिया है, तो अल्लाह से जंग करके आप कैसे जीत सकते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 बबाल हैं सूद के, जिसमें कम तर जो दर्जा वो अपनी माँ के साथ जना है। तो कम से कम यही बता दो कि लोगों को बताओ कि आपने हलाल खाना है या हराम खाना है। अगर हलाल खाना है तो फिर ये सूद और कर्जे हम नहीं ले सकते। फिर मदीने की रियासत के मुताबिक जैसे हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब आप खलीफा वक़्त बने तो उससे पहले आप कारोबार करते थे, तो आपने फरमाया भी मैं कारोबार नहीं कर सकता हूँ। तो सहाबा ने पूछा कि अभी कैसे घर चलेगा? तो आपने फरमाया कि जो बैतुल माल है वहां से वजीफा लगा दिया जाए। तो पूछा कि कितना वजीफा? तो आपने फरमाया कि जितनी उजरत एक मजदूर की है उतनी मेरी उजरत मुकर्रर कर दी जाए। तो सहाबा ने फरमाया कि हुजूर आपकी गुज़र औकात हो जाएगी उससे? तो आपने फरमाया कि अगर नहीं होगी तो मैं मजदूर की उजरत बढ़ाऊंगा। तो ये करे ना प्राइम मिनिस्टर अपनी तरह 20,000, प्रेसिडेंट की करे, पार्लियामेंटेरियन की करे, गवर्नर वज़रा आला, ये जितने मिलिट्री चीफ, ये सारे चीफ जो सुप्रीम कोर्ट जज करे, आगे उनकी 1.5-2 लाख तनख्वाह है, वो कहते हैं कि मेरे घर के अखराजात पूरे नहीं हो तो रहे। 20,000 वाला कैसे कर रहा है? करवानी है, ये भी तो जवाब अल्लाह को देना ना। बहरहाल सूद की जहाँ तक जो बात है ये कहीं ना कहीं से इब्तदा होनी चाहिए थी। हम देखते हैं कि तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं उस हवाले से कोई भी एक ऐसा कोई मॉडल नहीं है। बातें तो सारे कर लेते हैं, बातें की भी जाती हैं, जमात इस्लामी भी करती है, मौजूदा हुकूमत में कुछ ऐसे अफराद हैं वो भी बातें करते हैं, सूद के खात्मे की बात करते हैं, लेकिन राय हाल तो किसी के पास मौजूद नहीं है। राय हाल बताते हैं ये अगर उनको मौका दिया जाए नाफिज करने का, तो हमने देखा है कि वो नहीं कर सके हैं, अपनी ज़ात की हद तक भी नहीं कर सके हैं, तो फिर पूरे मुल्क में वो क्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद हम बात कर लेते हैं कि माशरे में जो बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त है मजहबी लिहाज से,
हमने देखा कि मज़हब के हवाले से हर फर्द अपनी एक नई डेफिनेशन करता है, ख़ुद ही इल्ज़ाम भी लगा देता है, ख़ुद ही फैसले भी कर देता है, चौक चौराहों के ऊपर फैसले हो जाते हैं, तशद्दुद करके लोगों को मार भी दिया जाता है। क्या समझते हैं कि ये जो मजहबी जनूनियत इस हद तक जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है, इस हवाले से कितनी मोहलिक साबित हो सकती है मौजूदा नस्ल के लिए भी और आइंदा नस्ल के लिए भी? देखिए, बात यह कि अदब बर्दाश्त बढ़ चुका है, और ये नहीं कि वो मजहबी तबकात या मजहबी नाम लेकर, वैसे आप देखें साल जब फैसले नहीं होंगे, सजाएं नहीं होंगी, जजा और सजा का जब कंसेप्ट खत्म हो जाए तो वहां अदब बर्दाश्त ही होती है। और कहाँ क्या होता है? कराची में कई दफा मसाले देते, करजाना कत्ल होते थे, वहां कौन सा मजहब था जी बताएं? वहां क्या था? सही। जो फैक्ट्री जला दी गई 250 बंदा, वहां कौन सा मजहब था? जब वकला की तहरीक जब कराची के ऊपर तफसील से बात कर लेते हैं, एक ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, फिर उसके बाद तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले मजहबी जुनूनियत के हवाले से। हमने देखा कि काफ़ी हद तक मजहबी मुनाफरत जो है वो फैल रही है, जिसका नुकसान जो है हमारी मौजूदा नस्ल को उसका सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मौलाना साहब, ये हमने देखा कि सानिया सियालकोट हो या खुशाब के अंदर जो वाक़यात हों, ख़ास अगर बात की जाए मज़हब के हवाले से ही, ये कहाँ से ये रस्म चल पड़ी है कि ख़ुद ये हजूम बाहर आता है, सड़कों के ऊपर आता है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है, फिर ख़ुद ही फैसला भी सुना देता है, कभी घर जला देते हैं, कभी इंसानों को जला देते हैं। तो ये मिसालें और ये रविश कैसे कायम होगी, कहाँ से ये नज़रिया पिनप रहा है? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा मजहब इस्लाम है, इस्लाम में तो कत्अन किसी की नाहक जान लेना ऐसे है जैसे पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर। सही हो गया, बिल्कुल। तो मजहब तो इजाजत ही नहीं देता कि ये कौन सा मजहब है। बात और दुनिया का कोई भी मजहब नहीं, वो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं दुनिया का तो हमें नहीं पता। नहीं, मसीहत की अगर बात कर ली जाए, उसके अंदर भी हम तो अपने मजहब की बात करते हैं, कोई भी मजहब जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया। बात यह है कि अगर हमारे मजहब में ये चीज नहीं है, तो आपने देखा ये सानिया सियालकोट हुआ, तो तमाम उलमा इकराम, पूरा मुल्क, सियासी समाजी तमाम हलकों ने उसकी पुरजोर मजम्मत की। ठीक है, बिल्कुल सही बात। इसका मकसद है कि हमारे मजहब में इस चीज की गुंजाइश ही नहीं है कि हम नाहक किसी की जो है वो जान ले। देखा दूसरी मुल्कों में आपने पीछे देखा कि हमारे हिंदू भारत में के 11 वहां कत्ल कर दिया, लाशें नहीं दे रहे थे। मैं इसलिए कहता हूं हम दुनिया की बातें नहीं करते कि वहां तो पूरे मुल्क ने कोई कंडमेंशन नहीं की कि जनाब हम मजम्मत करते हैं, हमसे बड़ा अफसोस हुआ, हम शर्मिंदा हैं। वो पीछे आपने देखा कि बाहर हमारे वो कनाडा में कहा, न्यूजीलैंड में मस्जिद पे जो मस्जिद नहीं, वो जो गाड़ी के नीचे कुचल के मार दिए थे पाकिस्तानी 4, कनाडा की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पूरे मुल्क ने खड़े होकर तो मजम्मत नहीं की। मैं इसलिए कहता हूं मैं किसी दूसरे मुल्क की जो है वो हम बात नहीं करते, हम अपने मुल्क अपने मजहब की बात करते हैं। लेकिन देखो जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन बड़ा जोरदार ऐलान किया कि जनाब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल आलमीन के नाम के ऊपर अगर कोई बंदा किसी के ऊपर जुल्म करेगा तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साथ ही ये भी कहते कि अगर कोई बंदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमूज की बेहुरमती करेगा तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। बैलेंस तो करो, ये तो नहीं कि सरकार की जो हुर्मत है वो सबसे आगे, सबसे आगे। ये भी होना चाहिए कि अभी जितने फैसले जितनी तेजी से इधर हम पकड़ दकड़ कर रहे हैं, पूरा मुल्क सपोर्ट कर रहा है कि उन कातलों को सरेआम सजाएं दी जाए, पूरा मुल्क कह रहा है, उलमा भी कह रहे हैं, सियासी समाजी भी कह रहे हैं। तो जो नमूसे रसालत के केस हैं बदे मुल्ज़मान बंद, उनके भी फैसले फिलफौर होने चाहिए। साने मॉडल टाउन के फैसले भी फिलफौर होने चाहिए। हर जुर्म के ऊपर अगर हमारी अदालतें, हमारे अदारे फैसले जल्दी करेंगे तो मैं कहता हूं ये सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां तो पता है तारीख, लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है ना कि इस तरह के वाक़यात हों, हमने देखा कि चाहे वो उलमा हो, खवास हो, आवाम हो, सभी सतह के ऊपर आवाम ने जो है मजम्मत की है, पूरे मुल्क ने मजम्मत की है, शर्मिंदगी की है। लेकिन सवाल तो मेरा ये है कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर मजहब भी हमारा चीज़ की इजाज़त भी नहीं देता, ये भी बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन फिर ऐसे वाक़यात के पीछे लोग मजहब का ही सहारा क्यों लेते हैं? हमने देखा कि मजहब भी क्यों दलील वहां पर इस्तदलाल उसके ऊपर कर रहे होते हैं ऐसे वाक़यात के बात ये है कि जब मैंने बताया ना कि मेन चीज है अदल होता है मुल्क,
जब जजा और सजा नहीं होती, तो मैंने कहा है ना कि जितनी कत्लो गारत मुल्क में हुई है, सबके पीछे मजहब तो नहीं था। ये एमोगम थी वो कराची में, रोजाना 50 60 70 बंदे, कौन सा मजहब था वहां? मजहब एक ही था, अल्ताफ हुसैन। वो आम बंदे की भी लड़ाई होती थी ना किसी दूसरे के साथ, तो वो पता क्या नाम लेते थे, इसने अल्ताफ भाई को गाली दी धक्के से, जबकि वो कंसेप्ट ही नहीं होता था। उनको पता है कि जनाब इस आड़ में जो है वो छुप जाएंगे, हमें पूछेगा कोई नहीं, और फिर सारे इकट्ठे हो जाते थे। यही तरीका कि हम ये कहते हैं कि अदारे जो है ना अपना एक्टिव रोल प्ले करें। अगर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है इस हवाले से, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मैं पॉलिसी कहता को हूं डिस्कस किया तमाम लोगों ने, मिलिट्री क्या, सिविल क्या, सारे मुआशरे ने इस चीज की तो जो है ना वो इंडोर्स की है बिल्कुल। कि ये कतन हमारा मुआशरा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहता हूं कि अदारे काम करें, अदारे काम करें। जब अदारे अपना काम करेंगे तो मैं कहता हूं, ये मुझे बताओ ना, मुल्क लुट गया, मुल्क को लूट के साथे बार उनके पीछे क्या मजहब था? वो हर चीज मजहब के साथ अगर बांधते हैं, तो ये करप्शन करने वालों के पीछे कौन सा मजहब लगा हुआ है? ये नवाज शरीफ ने पैर बढ़ाए, जरदारी की लांचें, फलूदा फटूटा अकाउंट, फलाने अकाउंट, ये सारे 400 बंदे की पनामा की लिस्ट, ये क्या ये मजहब के पीछे आड़ थी? ये 700 बंदा जो है पंडोरा पेपर में आ गया, क्या इनके पीछे को मजहब ने गेर लगाया हुआ था? और भाई जो भी बंदा जुर्म करता है उसको बांधो, उसको सजा दो, उसको लटकाओ, ताकि अंदर जराइम जो है ना हो, वो कत्ल हो या करप्शन हो या रिश्वत हो, सारे ये सारी नमूसे रिसालत की तौहीन है कि अगर कोई बंदा रिश्वत लेता है तो वो भी यही है। आंखें खोलें, कुरान और हदीस के ऊपर जो अमल नहीं कर रहा, तो मेरा ख्याल है वो भी तो नमूसे रिसालत के ऊपर और मजहब है जो तहीन मजहब जो है उसके ऊपर भी इसको लागू करो कि अगर आप बलावट करते हैं, अगर आप करप्शन करते हैं, रिश्वत लेते हैं, काम पूरा नहीं करते, किसी की बात नहीं सुनते, अगर आप काम तनख्वाह ले रहे हैं लाखों के हिसाब से और उसके मुताबिक आप काम नहीं करते, ये भी हराम है। ये कौन आपका समझाएगा? कि जब ये सारी चीजें आप इन लोगों को तब समझ आएंगी जब आप जजा और सजा का कंसेप्ट, मुझे पता है, सजाएं दे, सजाएं दे। अगर सजाएं अच्छा, आखिरी मौजू के ऊपर आते हैं, क्योंकि इस मौजू के ऊपर काफ़ी बात भी की जा सकती है, लेकिन हमने देखा कि कल एक सानिया एक और वाक़या पेश आया हमारे पड़ोस भारत के अंदर, जहाँ पर आर्मी की चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत जो है वो एक हेलीकॉप्टर के अंदर उनका क्रैश हो गया और 11 अफराद जो है लाख कर उनकी तस्दीक की गई है। DNA टेस्ट से मज़ीद लाशों की शनाख्त का अमल जारी है। क्या कहेंगे? फिर वही बातें हो रही है, साजिशी अनासिर थे, क्या चीज़ें थी, आप क्या कहेंगे? आपके कमेंट्स क्या हैं? देखिए, बात यह है कि ये जो बिपिन रावत है ये कंट्रोवर्शियल आदमी तो था। अच्छा, तमाम जितनी भी आर्मीज है उनकी, बर्री है, बहरी है, फजाइया है, बिलखसूस फजाइया के साथ तो उसकी बहुत सारी टसल आ रही थी। उसने तो पिछले दिनों एक बड़ा क्लियर वाजे बयान दे दिया इनके मुतल्लक कि ये जो है ये स्पोर्टिंग आर्म्स है सिर्फ, यानी कि एक बहुत बड़ा अदारा, उसको ऐसे उसने कहा कि जैसे मिलिट्री में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये इस तरीके का अपना रोल प्ले करते हैं, तो फजाइया की हैसियत और अहमियत सिर्फ इतनी है कि ये जंग में सिर्फ सपोर्टिंग आर्म का काम करते हैं। जिसके ऊपर उनके जो चीफ थे उन बड़े खुल के आगे उनके रिटायर्ड अफसरान, फिर दूसरी भी मिलिट्री, जैसे भी वो बॉडी पर आते हैं चेयरमैन, ये CDS का जब ओहदा इसको दिया, तो वो जो इंडिपेंडेंसी थी आर्मी की, नेवी की, फजाइया की, वो बड़ी क्वेश्चन मार्क हो रही थी। कोई चीज़ नेवल ने खरीदनी है तो पहले CDS जो है ना उससे जाके इनको इजाजत लेनी है, ये करना है। हर आर्मी की ये इतनी नवाजिशात इनके ऊपर करने का क्या मकसद था? मोदी सरकार के करीब थे। मकसद ये था कि जो RSS और दित्वा की सोच के बड़ा ये करीब था, नरेंद्र मोदी के ये बड़ा करीब था, और इसका पाकिस्तान को तो फायदा था क्योंकि बोलता ज्यादा था, और नीचे तो इसके जो अहकाम थे ना उसके ऊपर प्रॉपर अमल नहीं करती थी फौज। जैसे वो कहता था कि पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दो, तो वो नीचे से रिपोर्ट कर आते थे हमने कर दी है। हालांकि वो 2-3 कवे ग्रागरू के बेचारे जान छुड़ा लेते थे, उनको पता था कि अगर पाला पड़ गया पाकिस्तान के साथ तो फिर जो हशर जो है ना वो 27 फरवरी को उनका हुआ, वो सब ने देखा। फिर ये हर वक्त जो है ना इन्हीं सोचों में रहता था। वो इस दौर में भी जबकि दोनों मुल्क एटॉमिक पावर हों, एटम बम दोनों के पास हो, तो उसकी सोच यही थी कि बस जंग हो। जैसे वो चाइना में गया तो वहां से उनकी पटाई हुई, इधर गया तो वहां पटाई हुई। बोलता ज्यादा था और उसका फायदा हमें ये होता था कि जब बंदा बोलता है ना तो उसका जो है ना वो एक्शन का रिएक्शन यहाँ तैयार हो जाता था, हमें पता होता था कि ये करने वाला क्या। ठीक है, तो अभी मेरा ख्याल खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।